कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगोनिस्ट इतिहास के सबसे अद्भुत फुटबॉल प्लेयर्स और उन जीनियस प्लेयर्स को दिए जाने वाले खास नंबर के बारे में सोच रहा है। लेकिन वो खुद उन जीनियस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। न तो वो तेज है, न ही उसके पास कोई खास शारीरिक क्षमता है। उसकी स्किल्स एवरेज हैं, मेंटल पावर भी कमजोर है और वो किसी भी तरह से एक खास खिलाड़ी नहीं है। फिर भी उसे मैदान में रहना है, उन लोगों के लिए जो उसे सपोर्ट करते हैं और उस पर नजर रखते हैं ताकि वो खुद पर गर्व कर सके, क्योंकि आज भी शायद लोग उसे सॉकर जीनियस समझते हैं। एक सुबह एसी फ्लोरेंटिना के अंडर 17 प्रोफेशनल क्लब की टीम का प्रैक्टिस मैच हो रहा था। हमारा प्रोटैगोनिस्ट भी उनमें था। उसने हाल ही में एक बात महसूस की। झूठ बर्फ के गोले जैसा होता है और लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। शुरुआत में शायद झूठ छोटा हो, लेकिन उसे छिपाने के लिए और बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं और आखिरकार वो इतना बड़ा हो जाता है कि काबू से बाहर हो जाए। अगर उसने उस दिन जीवो के सामने दिखावा न किया होता तो ये सब नहीं होता। एक दिन पहले वो एक लड़की से फोन पर बात कर रहा था और साथ में वीडियो गेम भी खेल रहा था। उसने उसे बताया कि यहाँ उसे सॉकर जीनियस माना जाता है। लड़की प्रभावित हुई और बोली कि वो अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। उसने और डींगे मारते हुए कहा कि उसने आज 3 गोल भी किए। लड़की ने कहा कि वो इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अंदर से जानता था कि ये सच नहीं है। असल में उसका हाल बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमारे प्रोटैगोनिस्ट का नाम जियान है। उसने इटली के मशहूर फुटबॉल क्लब जियोवेंटू में दाखिला लिया था, लेकिन वहां एडजस्ट न कर पाने की वजह से लगभग भागते हुए एसी फ्लोरेंटिना में ट्रांसफर हो गया। यहां भी वो अभी सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, लेकिन कम से कम वहां जैसी मुश्किलें नहीं है। हालांकि फर्क इतना ही है कि यहाँ कोई उसे तंग नहीं करता, लेकिन उसके पास मुख्य टीम में जगह बनाने की प्रतिभा भी नहीं दिखती। फोन पर लड़की ने पूछा, सुन रहे हो? उसने जवाब दिया, हाँ सुन रहा हूँ। फोन पर जो शोर मचा रही थी वो जीवू थी, उसकी बचपन की 10 साल पुरानी दोस्त और कोरिया में उसका इकलौता दोस्त। वो हमेशा उसकी बड़ी बहन जैसा बर्ताव करती और उसकी देखभाल करती थी। वो परेशान करने वाली जरूर थी, लेकिन वो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। इसी वजह से वो अब भी इटली आने के बाद उससे संपर्क में है। वो उससे झूठ बोलने पर बुरा महसूस करता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जीवू उसे दयनीय हालत में देखे। लेकिन फिर उसे झटका लगा जब जीवू ने बताया कि वो भी इटली आ रही है। उसने फिर पूछा, सच में तुम इटली आ रही हो? पता चला कि जीवू को एक कुलिनरी स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन मिला है और वो इटली के फ्लोरेंस शहर आ रही है। वो जियान को सॉकर खेलते देखने के लिए भी उत्साहित थी। उसने कहा कि वो 2 हफ्ते बाद निकल रही है। ये सुनकर जियान इतना चौंका कि उसका फोन हाथ से गिर गया। अब उसके लिए हालात बिगड़ गए हैं, क्योंकि वो तो बस एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है जो मैच में खेल भी नहीं पाता। उसे जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना जीवू को सच पता चल जाएगा। उसी वक्त टीम कप्तान ने उसे मिनी गेम के लिए तैयार होने को कहा और बोला कि तुम्हारी पोजीशन सेकंड फॉरवर्ड है, लेकिन कोच ने कहा है कि तुम वैसे ही खेलो जैसे तुम चाहते हो। सेकंड फॉरवर्ड वो खिलाड़ी होता है जो मिडफील्ड और फ्रंट लाइन के बीच खेलते हुए अटैक में मदद करता और खुद भी गोल करता है। उनकी छुपी हुई भूमिका की वजह से उन्हें शैडो स्ट्राइकर भी कहा जाता है। उसे हैरानी नहीं हुई, ये तो हमेशा की तरह था। जैसे खेलना है खेलो, वो सोचता है। शायद उन्हें लगता है कि नॉन मेन स्क्वाड के सब्स्टिट्यूट को ज्यादा निर्देशों की जरूरत नहीं। खैर, उसे दी गई पोजीशन पर खेलना ही होगा। वो सोचता है कि अगर मैं मुश्किल से नॉन मेन स्क्वाड से बच भी जाऊं और मुझे 20 मैन स्क्वाड में बुला लिया जाए, तो भी उनमें से केवल 11 खिलाड़ी ही फील्ड पर उतरते हैं, जिसे असली स्टार्टिंग लाइनअप कहा जाता है। बाकी के 9 खिलाड़ी बेंच पर रहते हैं और आमतौर पर उनमें से सिर्फ 4 या 5 को ही सब्स्टिट्यूट के रूप में खेलने का मौका मिलता है। मतलब अगर उसे जीवू को दिखाना है कि वो मैच में खेल रहा है, तो उसे कम से कम 18 मैन रोस्टर में आना होगा। अब तक उसे स्टार्टिंग प्लेयर बनने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब बात अलग थी। यहाँ आने के बाद उसे मेहनत करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला था, लेकिन अब वो जीवू के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अगर उसे कोच को इम्प्रेस करके अगले 2 हफ्तों में मैच में उतरना है, तो पहले उसे नॉन मेन स्क्वाड से निकलना होगा। फिलहाल उसने ठान लिया कि मिनी गेम में कुछ तो कोशिश करनी होगी। कौन जाने, मेहनत करे तो अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर जाए। उसकी पोजीशन सेकंड फॉरवर्ड है, यानी शैडो फॉरवर्ड। अगर इंप्रेशन जमाना है तो पहले अटैकिंग पॉइंट्स बनाने होंगे। सीटी बजी और प्रैक्टिस मैच शुरू हुआ। खेल आखिरकार शुरू हो गया था। सबसे पहले जरूरी था कि वह जरूरत से ज्यादा सख्त फिजिकल टक्कर से बचे, क्योंकि यह बस एक मिनी गेम था और मैदान की जगह सीमित थी। खेल की टेम्पो अपने आप तेज हो जाती है। इसका मतलब बॉल के बिना भी उसे हमेशा आगे की चाल सोचनी पड़ेगी। उसके साथी खिलाड़ी ने उसे बॉल पास की।
और अब उसके सामने सिर्फ एक डिफेंडर बचा है। उसने तय किया कि पहले बॉल को लेफ्ट मोड़ने का नाटक करेगा, फिर राइट जाने का झांसा देगा, जिसे बॉडी फेंट कहते हैं। फेंट एक तकनीक है जिसमें शरीर का संतुलन बदलकर विरोधी को धोखा दिया जाता है। उसका फेंट सफल रहा और वह आसानी से डिफेंडर को पार कर गया। उसे तुरंत सामने से डिफेंस वापसी करता दिखा, लेकिन इतने डिफेंडरों के बावजूद उसने पास देने के लिए एक खाली जगह देखी। उसने पास दिया सेंटर फॉरवर्ड को। सेंटर फॉरवर्ड वह विशेष अटैकर होता है जो फ्रंट लाइन में गोल करने का लक्ष्य रखता है। उस पल डिफेंडर की नजर अपने आप बॉल की ओर चली गई और उसी दौरान वह पहले से अगली चाल सोच चुका था। उसका साथी बोला, ले लो, और वह अचानक सभी की नजरों से ओझल हो गया। तेजी से भागते हुए उसने बॉल ले ली। दूसरा डिफेंडर चिढ़ गया क्योंकि उसकी नजर सेंटर फॉरवर्ड पर थी और वह ऑफसाइड ट्रैप लगाना भूल गया। ऑफसाइड ट्रैप एक रणनीति है जिसमें अटैकिंग खिलाड़ी को रुकने के लिए जानबूझकर ऑफसाइड स्थिति बनाई जाती है। डिफेंस की ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करके शैडो स्ट्राइकर का काम होता है विरोधी की फॉर्मेशन में घुसपैठ करना, और उसने बिल्कुल वही किया। उसने बॉल पर वार किया और कमाल हो गया, गोल हो गया, और विरोधी टीम को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। कोच ने बस हल्की सी मुस्कान दी जबकि उसके साथी गोल का जश्न मना रहे थे। जियान अपनी पोजीशन पर लौट गया। उसने सोचा ये तो बस किस्मत का शॉट था। फिर भी गोल करने के बाद उसे थोड़ी हिम्मत मिल गई। शायद जरा और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तभी रेफरी ने सीटी बजा दी। दूसरा क्वार्टर खत्म हो गया। ऑफिशियल मैच 2 हाफ में बटे होते हैं, लेकिन मिनी गेम 4 क्वार्टर में बटा होता है। स्कोर था 6-4 और वह पहले ही 2 गोल कर चुका था। टीम आगे थी। उसने सोचा तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी यही जारी रखेगा, लेकिन तभी कोच लूका ने उसका नाम पुकारा। उन्होंने जियान से कहा, अपनी जैकेट उतार दो, तुम्हारी जगह बदली जा रही है। जियान ने कोच की बात मानी, लेकिन थोड़ा निराश हुआ क्योंकि टीम अच्छा खेल रही थी और वह अच्छा तालमेल बनाकर गोल भी कर चुका था। अब वह सोच रहा था, क्या मैं दूसरी टीम में भी अच्छा खेल पाऊंगा। वह मैदान में लौटने ही वाला था कि कोच ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, विरोधी टीम में जा रहा हूं। कोच ने कहा, नहीं, सीधे बाहर आओ। उसे यकीन नहीं हुआ, उसे खेल से ही बाहर कर दिया गया था। अगर कोच का आदेश है तो वह कुछ नहीं कर सकता। आज का दिन वाकई अजीब था। कुछ भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा था। जब कोच लूका ने उसे गुस्से वाले चेहरे के साथ बुलाया, उसने सोचा था कि उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन अचानक वह स्टार्टिंग लाइनअप में आ गया। अब वह इतना घबराया हुआ था कि उसे लग रहा था उसका दिल बाहर आ जाएगा। तभी हेड कोच टोनी ने उसे बुलाया और कहा, घबराओ मत, रिलैक्स रहो। कोच टोनी ने अचानक बुलाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने पूछा, क्या तुम बिना जैकेट के सेकंड फॉरवर्ड खेल सकते हो। जियान ने कहा, हाँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि उसे तुरंत सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। कोच टोनी ने कहा, थोड़ा वार्म अप कर लो। उसकी चाल देखकर अभी भी लग रहा था कि वह घबराया हुआ है, जिससे कोच टोनी को थोड़ी चिंता हुई। कोच लूका ने कोच टोनी से कहा कि आज की ट्रेनिंग में जियान कुछ अलग लग रहा था, जैसे वह खुद को ज्यादा पुश कर रहा हो। शायद वह अब अपना हार्ट खोल रहा है। कोच टोनी ने कहा, अगर ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा मत करो। कोच लूका ने कहा, हाँ, मैं बस चुपचाप देखता रहूंगा। 3 साल पहले इस लड़के की प्रतिभा इतनी मशहूर थी कि ए रैंक क्लब्स उसे पाना चाहते थे। आखिरकार उसे जियोवेंटू ने ले लिया, लेकिन वहां स्थानीय माहौल में ढल न पाने के कारण उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जैसे ही यह खबर आई, उन्होंने जियान से संपर्क किया, लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए कही गई एक एक बात भी उस पर इतना बोझ बन जाती कि वह बुरी तरह स्ट्रेस में आ जाता, यहाँ तक कि वह मैचों में खेल भी नहीं पाता था। फिर भी कोच टोनी ने उसे अपने साथ रखा और तय किया कि बस तब तक देखेंगे जब तक वह खुद अपना दिल खोल न दे। भले ही वह 2 साल तक अटका रहा, लेकिन उसकी प्रतिभा पर कोच टोनी ने कभी शक नहीं किया। सॉकर जीनियस, जिसे अपने ही टैलेंट का अंदाजा नहीं है, अब उसकी बारी है दरवाजा खोलने की और दुनिया को अपना असली हुनर दिखाने की। मैच जारी है। दूसरा फॉरवर्ड पोजीशन पर खेल रहा खिलाड़ी आज काफी मुश्किल में है। उसका नाम जीनो है। जियान सोचता है, दूसरे फॉरवर्ड की जगह शायद मुझको उतारा जाएगा। कोच का मुझे अंदर भेजना शायद मेरे स्किल पर भरोसे के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि मैदान पर कोई खिलाड़ी थक गया है। मतलब जीनो, जो उसी पोजीशन पर खेलता है, आज मुश्किल में है। वो सोच रहा है कि कब उसे सबमिट किया जाएगा। वार्म अप खत्म हो चुका है। उसने कोच टोनी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत नजर फेर ली। उसने सोचा, सबइन होना ही काफी है। समय पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैदान में जाकर क्या करेगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वो पहले से मैच की कुछ चालें देख पा रहा है। दबाव इतना ज्यादा है कि बिना गेंद के भी एक डिफेंडर जीनो पर चिपका रहता है और बॉल मिलते ही 2 खिलाड़ी उसे घेर लेते हैं।
इससे अटैकर बार बार बॉल खो रहे हैं और अकेले पड़ जा रहे हैं। उसने सोचा, जीनो का प्लेइंग स्टाइल भी मेरे जैसा है। अगर मैंने भी वैसा ही खेला तो वही हाल होगा। अभी उसे मैदान का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो दूसरी टीम के डिफेंडर को साइड या बैक मिडफील्ड की तरफ खींच ले, तब उनके डिफेंस में पक्का क्रैक्स आ जाएंगे और टीम के लिए मौका बन जाएगा। लेकिन जीनो, जो उससे बेहतर प्लेयर है, भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या मैं सच में इसे पुल ऑफ कर पाऊंगा? अचानक उसे बचपन की माँ की बातें याद आईं। गलती बर्दाश्त नहीं होगी, हर हाल में सफल होना है। उसे उल्टी करने जैसा महसूस होता है और वो सोचता है, ये ट्रेनिंग की बातें अभी क्यों याद आ रही हैं? कोच टोनी ने भी महसूस किया कि जियान अभी भी प्रेशर महसूस कर रहा है। अफवाह है कि ये प्रेशर उसकी माँ के कठोर स्वभाव से जुड़ा है। कोच ने तय किया कि वो जियान को बस भरोसा देंगे और मैदान में अपनी मर्जी से खेलने देंगे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा लक्ष्य जीनो को थोड़ा आराम देना है, तो इतना दबाव मत लो। मैदान में जो चाहो करो। जियान ने ठीक है कहा। अब उसे प्रेशर कुछ कम लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे शक था कि शायद उसे सिर्फ टीम की एंड्योरेंस बैलेंस करने के लिए उतारा जा रहा है। फिर कोच टोनी ने संकेत देकर जीनो को बाहर बुलाया और जियान को अंदर भेज दिया। उसने सोचा, अगले हफ्ते जीवू भी यहां आने वाली है। ये तो मुख्य टीम का मैच है, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। अंडर 17 लीग मैच में अच्छा खेलना जरूरी है, वरना जीवू के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैच फिर शुरू हुआ। पास पर पास हो रहे हैं, लेकिन आदि का पास का कोई मौका नहीं। अगर ये हालात उसके आने के बाद भी रहे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने मैदान में एक योजना के साथ कदम रखा, लेकिन अब उसे लग रहा है कि ये जितना सोचा उतना आसान नहीं है। डिफेंडर हमेशा उसकी उम्मीद के मुताबिक खेलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अचानक उसके विपक्षी ने कहा, सोचा था जीनो की जगह कोई जबरदस्त रूप का पत्ता आएगा, लेकिन आया तो कोई बिना नंबर वाला बॉल बॉय लेवल का प्लेयर। जिया ने सोच लिया कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। शायद जीवू भी उसे बॉल बॉय कहे और पूछे, क्या यही वो सॉकर जीनियस है जिसके बारे में तुमने बताया था? उसने खुद को समझाया, कमजोर मत सोचो, ध्यान लगाओ और स्ट्रेटेजी लागू करो। फिर वो तेज दौड़ा। उसका डिफेंडर बोला, अटैक छोड़कर डिफेंस रीजन में जा रहे हो? कोच टोनी भी सोच में पड़ गए। ये फॉरवर्ड क्षेत्र छोड़कर मिडफील्ड में क्यों जा रहा है? शायद लड़का डिफेंस लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगता है योजना सच में काम कर रही है। उसने चालाकी से एक डिफेंडर को अपनी ओर खींच लिया, जिससे डिफेंस लाइन में खाली जगह बन गई। अब किसी को उस जगह का फायदा उठाना था। उसके साथी खिलाड़ी ने वह जगह देखी और दूसरे साथी ने तुरंत मौका पकड़ते हुए दौड़ लगा दी। ये तो उम्मीद थी, क्योंकि मुख्य टीम से यही अपेक्षा रहती है। कोच टोनी, जो बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, अंदर से बेहद प्रभावित थे। यह सब उस मूवमेंट के कारण हुआ जिससे विरोधी का रास्ता ब्लॉक हो गया और खाली जगह किसी और खिलाड़ी ने भर दी। अगर यह मूवमेंट की कड़ी ऐसे ही चलती रही तो जल्दी ही एक और मौका बनेगा और वह फिर से वार करने के लिए तैयार होगा। कोच के दिमाग में वह कहावत गूंज रही थी, जो धैर्य रखता है उसी को फल मिलता है। जियान ने ऐसा प्ले दिखाया जैसे वो पूरे मैदान को भांप सकता हो। उन्हें यकीन हो गया कि इस लड़के में वाकई टैलेंट है, लेकिन कौन मानता कि जो खिलाड़ी पिछले 2 साल से उधर का उधर ही है, वह ऐसा खेल सकता है। मैदान में फिर से जान आ गई थी और जियान इसका केंद्र था। गेम के फ्लो को पढ़ना, सही मूवमेंट चुनना और जीत के लिए खेल को समझना, ये उसकी खासियतें हैं। जियान ने सोचा कि वो अभी पास दे सकता है, लेकिन यह फिर से वार करने का सुनहरा मौका है। जियान अब सॉकर इंटेलिजेंस के एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। कोच टोनी ने सोचा, अगर जियान का टैलेंट जाग गया तो यह सिर्फ फ्लोरेंटिना का भविष्य नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी हो सकता है। इस बीच साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर जीवू इटली जाने वाली है। वह पहले से ही जियान को खेलते देखने के लिए उत्साहित है। अगली सुबह उसने जियान को जगाने की कोशिश की और कहा, यह सोने का समय नहीं, हमें अपनी डेट प्लान करनी है। वह चौंक कर उठ गया। सुबह हो चुकी थी। उसे हंसी आई कि सपनों में भी जीवू उसे परेशान करने पहुंच जाती है। फिर से अभ्यास का दिन था। उसने अपने पापा से कहा कि वह निकल रहा है। अभ्यास के बाद वह थककर चूर हो गया। उसे लगा कि मुख्य टीम के साथ खेलना वाकई अलग स्तर का होता है, लेकिन किसी तरह वह एक असिस्ट देने में सफल रहा। अब वह थोड़ा सकारात्मक सोचने लगा कि शायद इस हफ्ते के खेल में शुरुआती लाइनअप में जगह मिल सकती है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर वह लौट आया। अब उसे लगने लगा था कि शुरुआती टीम में शामिल होने में वह नाकाम रहा है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह रोस्टर में आएगा भी या नहीं। अचानक घबराहट छा गई। सिर्फ अभ्यास मैच में खेलने के आधार पर रोस्टर में जगह की उम्मीद करना लालच था। अब भी जीवू के आने से पहले एक और रोस्टर घोषणा बाकी थी। उसने सोचा, अगर मेहनत की तो अगली हफ्ते का मैच पक्का मिलेगा।
हफ्ता गुजरता गया और शुरुआती खिलाड़ियों के नाम घोषित होने लगे। पहला जीनो, दूसरा आंद्रिया और तीसरा जियान। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी कल्पना थी। कोच लुका मानते थे कि वह बॉल को फाइनल थर्ड तक ले जाने और फिनिश करने में जीनो और आंद्रिया के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार रोस्टर से बाहर रखना उसके लिए एक अनोखा फायदा हो सकता है, जिससे कोच टोनी भी सहमत थे। अभी जरूरत थी कि जियान का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ाया जाए, बिना दबाव डाले। कोच टोनी ने सोचा, ये तो जैसे किसी जंगली बिल्ली को दोस्त बनाने जैसा है। दोनों कोच इस तुलना पर हंस दिए, लेकिन टोनी को लगा कि ये बिल्कुल सटीक है। उनकी सही भविष्यवाणी से वह थोड़ा मुस्कुराए, जो उनके चेहरे पर अटपटा लग रहा था। प्रशिक्षण के बाद कोच ने सभी को बुलाया। जियान के घुटने अब भी कांप रहे थे। वह बेहद घबराया हुआ था। यह खेल से पहले का आखिरी अभ्यास था, लेकिन रोस्टर की घोषणा अभी भी नहीं हुई थी। जीवू कल आ रही थी। कोच टोनी ने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है और वीकेंड के खेल की लिस्ट पर्सनली बताई जाएगी। जियान को यह सुनकर बेचैनी हुई। उसने पूरी मेहनत कर ली थी। अब फैसला कोच के हाथ में था। वह तेजी से घर लौटा, लगभग रोने को था। अब वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि कोच उसे चुन ले। आखिरकार शुक्रवार आ गया। उसका फोन बजा। उसने देखा तो जीवू के ढेरों मैसेज आए थे। वह पहुंच चुकी थी और टैक्सी में थी। उसने कहा कि 1 घंटे में मिलेंगे। जियान अब भी उलझन में था कि क्या करे। वह तुरंत अपने कमरे में भागा, लेकिन उसकी अलमारी में सिर्फ स्पोर्ट्सवेयर ही थे। वह अफसोस कर रहा था कि काश पहले ही कुछ कपड़े ले लेता। उसने सोचा कि शायद ठीक है अगर वह बस एक जर्सी पहन ले, क्योंकि यह कोई डेट तो है नहीं, तो फिर स्पोर्ट्सवेयर पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह तो बस अपने बचपन के दोस्त के साथ खाना खाना है, पुराने दिनों जैसा एक कैजुअल मिलना। उसने फिर अपने पापा से कहा कि वह एक लड़की से मिलने जा रहा है। पापा ने जैसे ही उसे दरवाजे से निकलते देखा, उसके कपड़ों पर नजर डाली और तुरंत रोक दिया। अच्छा हुआ कि पापा थे, वरना वह ऐसे ही चला जाता। अब पापा ने उसे अच्छे से तैयार कर दिया। पापा ने कहा, अच्छा करना, पर उसने जवाब दिया कि पापा जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उसे अब भी समझ नहीं आया कि अच्छा करना का मतलब पापा ने क्या निकाला। उसने परफ्यूम भी लगा दिया, बिल्कुल ओवर द टॉप। वह जीवू का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि शायद वह बहुत जल्दी आ गया है, अभी थोड़ा समय बाकी है। उसने सोचा कि शायद जीवू अब भी पहले जैसी टॉमबॉय दिखती होगी। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। यह एक लड़की थी जिसने देर से आने के लिए माफी मांगी और कहा, तुम्हारी नूना आ गई है। वह सफेद स्कर्ट पहने जीवू को देखकर दंग रह गया। जीवू ने मजाक में कहा, यह कैसी ग्रीटिंग है? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? उसने हल्के से उसके कंधे पर थपकी दी और पूछा, किधर देख रहे हो? जियान को उसके हाथों से क्रीम की खुशबू आ रही थी। जीवू ने कहा, सुधर जाओ। उसने पूछा, ये ड्रेसअप क्यों? जीवू ने भी पूछा, अच्छी लग रही हूं। जियान ने कहा कि उसने कभी उसे स्कर्ट में नहीं देखा। जीवू ने कहा कि अब वह अब्रॉड है तो थोड़ा तैयार होना बनता है। अचानक जीवू ने उसका चेहरा पकड़ लिया और पूछा, क्या अब तुम अपनी नूना को औरत की तरह देखने लगे हो? उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत सिर हिला दिया ताकि वह छोड़ दे। दोनों खाने के लिए निकल पड़े, लेकिन वह लगातार उसकी आंखों से बच रहा था। जीवू को छेड़ते और हंसते देख उसने सोचा, यह वही जीवू है जिसे मैं जानता हूं। उसने खुद से पूछा, क्या जीवू हमेशा से इतनी सुंदर थी? रेस्टोरेंट पहुंचकर वेटर ने खाना परोसा। जीवू इटालियन खाना देखकर हैरान रह गई। उसने जियान की तारीफ की कि वह अब सच में बड़ा हो गया है, इतना सारा ऑर्डर अपने आप कर लिया जैसे कोई एडल्ट। उसने कहा, फालतू बातें बंद करो और खाना खाओ। जीवू को इटालियन खाना बहुत पसंद आया। वह बस खुश था कि वह फिर से उससे मिला, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। वह भी इंतजार कर रहा था कि रोस्टर अनाउंसमेंट कब आएगा। वह इतना नर्वस था कि जैसे मर ही जाएगा। अचानक जीवू ने पूछा, इस मैच में कितने गोल करने वाले हो? उसने कहा, 3 साल बाद मिल रहे हो तो कम से कम 1 गोल का वादा करो। उसने मजाक में कहा कि वह तो सॉकर जीनियस है, लेकिन जीवू को उसकी असली स्थिति का पता नहीं था। जीवू ने कहा कि उसने टीवी पर देखा है कि खिलाड़ी गोल करने के बाद सेलिब्रेट करते हैं, और पूछा कि क्या वह भी अब ऐसा करता है। अब वह और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे पता भी नहीं कि वह खेलेगा या नहीं। जीवू ने फिर पूछा, वादा कर सकते हो? वह सीधा जवाब नहीं दे पाया। जीवू ने कहा, तो नहीं, और सोचा कि शायद गोल करना इतनी आसान बात नहीं। उसे लगा कि माहौल अजीब हो रहा है तो तुरंत कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तभी उसके फोन में कोच टोनी का मैसेज आया, वही जिसकी उसे सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी। खाने के बाद दोनों ने सिटी ऑफ इटली में घूमना शुरू किया। जीवू ने पूछा कि क्या वह घर खुद जा सकता है, जिस पर वह चौंक गया क्योंकि वही यहां रह रहा है। उसने ऑफर दिया कि वह उसे घर छोड़ देगी, लेकिन जियान ने कहा, तुम फिर मजाक कर रही हो। जीवू ने कहा, तुम अब बड़े हो गए हो, खुद घर जा सकते हो। उसने कहा, बस अब और मत बोलो। जीवू ने हाथ हिलाकर कहा,
ध्यान रखना और संडे को मैच में मिलेंगे। उसने महसूस किया कि इन दिनों वह अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसे उसे ठंडा रिस्पॉन्स दे रहा हो। घर जाते हुए वह इंतजार नहीं कर पा रहा था कि देखे क्या वह रोस्टर में है। उसने फोन निकाला, मैसेज था कि रविवार 12 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचो। उसे राहत मिली कि कम से कम वह रोस्टर में है, चाहे खेले या न खेले, वह कोई बहाना बना सकता है। लेकिन फिर याद आया कि उसने जीवू से गोल के बारे में डींग मारी थी और वह तो चाहती है कि वह वादा पूरा करे। अब वह सच में फंस गया था। उसे अब तक यह भी नहीं पता कि वह प्ले करेगा या नहीं। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। फिर उसने सोचा कि शायद अगर वह प्ले ही न करे तो अच्छा रहेगा। शायद बेंच पर बैठे रहना फील्ड में जाकर गलती करने से कम शर्मनाक होगा। लेकिन उसके झूठ अब बस बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर भी अगर वह गोल न भी कर पाए तो उसे पता है कि जीवू वहां उसे चीयर करने जरूर आएगी। अचानक उसका जोश बढ़ गया और उसने कहा कि वह सच में प्ले करना चाहता है। मैच डे की सुबह आ गई। वह अलार्म बजने से पहले ही उठ गया। सोचने लगा कि शायद उसका शरीर खुद ब खुद रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत समय बाद मैच का दिन आया है। मौसम और जगह तो बाकी दिनों जैसी ही है, लेकिन उसे सच में लगता है कि आज का दिन अलग है। पक्का नहीं कि उसे प्ले करने का मौका मिलेगा या नहीं, और अगर मिला भी तो शायद आज उसके झूठ पकड़े जाएं। फिर भी साफ है कि आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं है और यह एहसास बुरा भी नहीं लग रहा। वह चाहता था कि दिन जल्दी शुरू हो जाए। उसे जीवू का सपना आया जिसमें वह हाथ हिला रही थी और मुस्कुरा रही थी। वह उठकर सोचने लगा कि यह उसके दिमाग में अभी क्यों आ रही है। उसे ओवरथिंकिंग छोड़कर आज के लिए तैयारी करनी चाहिए। उसके डैड यह देखकर थोड़ा हैरान हुए कि वह जल्दी उठ गया है। उन्होंने जियान से कहा कि उनने उसके लिए एक सैंडविच बनाया है जो वह रास्ते में खा ले। ये सुनकर वह भी हैरान हुआ कि पापा ने खाना बनाया है, लेकिन जब उसने देखा तो भले वह एक सैंडविच ही था, पर उसने सोचा कि शायद बुरा ना हो। जब उसने चखा तो पता चला कि उसमें मिंट चॉकलेट जैम और मैकेरल था। यह शायद अब तक का सबसे अजीब कॉम्बो था। पापा ने पूछा कि अच्छा नहीं है। उसने कहा स्वादिष्ट है और कहा कि वह इसे रास्ते में खा लेगा। फिर वह जल्दी निकल पड़ा और रास्ते में एक केला खा लिया। पापा ने जाते हुए कहा कि सुरक्षित लौटना। असल में पापा ने देखा कि जियान वह सैंडविच घर पर ही छोड़ गया था, और सही भी किया, क्योंकि वह बहुत बुरा था और पापा को कभी खाना नहीं बनाना चाहिए। अब वह लॉकर रूम में था और अचानक ऐसा लगने लगा कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। तभी उसके एक साथी ने उसे पुकारा और पूछा कि सब ठीक है। जियान को देखकर लगा कि शायद उसे पैनिक अटैक हो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि घर से निकलते समय जो आत्मविश्वास था वह अब गायब है और अब वह बहुत नर्वस है। उसने सोचा कि यह शायद नॉर्मल है, क्योंकि पिछली बार उसने मैच पिछले साल खेला था। ऊपर से फ्लोरेंटिना आने के बाद उसने एक भी मैच नहीं खेला था, तो नर्वस होना स्वाभाविक है। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, क्योंकि मैच से पहले नर्वस होना कोई नई बात नहीं है। फिर उसने अपना फोन देखा। उसे याद आया कि जब से लोग उसे टैलेंटेड कहने लगे, तब से पुरानी उम्मीदें उसका पीछा करती रही हैं। सबकी उम्मीदें हमेशा ऊंची रहती और उसे हर बार डिलीवर करना पड़ता, जिससे हर मैच एक बोझ लगता। उसने वह फोटो देखी जो पापा ने 1 साल पहले ली थी। अब भी वैसा ही महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन तेज, शायद इसलिए कि बहुत समय बाद मैच है, लेकिन ज्यादा इसलिए कि उसे सफल होना ही होगा। फिर भी उसे लगा कि आज कुछ अलग है। पहले यह बोझ दम घोंट देता था, लेकिन आज उतना भारी नहीं लग रहा। फिर उसने जीवू का मैसेज देखा। वह पहले से वहां थी और उसने उसे गोल करने के वादे की याद दिलाई। लिखा कि अगर गोल करे तो उसे ढूंढ ले। यह पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज सच में थोड़ा अलग महसूस हो रहा था, जैसे एक रिडेम्पशन का मौका हो। कोच लुका ने आखिर कहा, चलो अब निकलने का समय है। उसके साथी भी जोश में थे और जीतने को तैयार। वह जानता था कि आज भी उसे कोई ना कोई बोझ लेकर खेलना होगा। फोन लॉक करने के बाद उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और सोचा उसे आज अच्छा करना है। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी। स्टेडियम में दर्शक पहले से ही चीयर कर रहे थे, जबकि मैच शुरू भी नहीं हुआ था। वो लगभग भूल ही गया था कि असली मैच में दर्शकों के सामने खेलना कैसा लगता है, लेकिन उसे अब तक पता नहीं था कि वह खेलेगा या नहीं। इसी बीच जीवू भी वहां थी, पूरे जोश से जियान को चीयर कर रही थी, ताकि उसे पता चले कि उसकी नूरा वहां है और उसे पूरा सपोर्ट कर रही है। मैच शुरू हुआ। 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक कुछ हुआ। जीनो ने लगभग टीम के लिए पहला गोल कर ही दिया। जियान को गुस्सा आ गया कि आज ही के दिन जीनो इतना जबरदस्त खेल रहा है। अब वह सोचने लगा कि शायद आज उसे खेलने का मौका ही न मिले। खेल की शुरुआत से ही मैच काफी फास्ट था। जीनो ने दौड़ लगाई और अपने साथी से कहा कि बॉल उसे पास करे। साथी ने बॉल पास कर दी
तभी डिफेंडर उसकी तरफ दौड़ पड़ा और चिल्लाया कि वह जीनो को मार्क करेगा। लेकिन जीनो ने अपना अंदरूनी ब्लू लॉक मोड चालू कर दिया। उसने समझ लिया कि वो राइट साइड से ब्रेक करने की योजना बना रहे हैं। उसने शोल्डर ट्रैपिंग का प्रयास भांप लिया और डिफेंडर को धोखा देने के लिए अपनी चाल बदल दी और लेफ्ट तरफ मूव कर लिया। डिफेंडर उसकी रिवर्स मूवमेंट में फंस गया। जीनो ने सबको आगे बढ़ने का इशारा किया और सोचा कि इस बार तो पक्का गोल होगा। उधर जियान की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। उसको पता है कि विपक्षी टीम थोड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी ताकत में फर्क साफ दिख रहा है। उन्होंने एक 1-2 पास किया। जियान को पता था कि उनकी टीम ऊपरी ग्रुप में है, पर असल में ये समझने का अनुभव अलग ही है। जियान को लगा कि उसके टीममेट्स कितने बढ़िया प्लेयर्स हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बढ़िया प्लेयर्स के बीच में वो स्टार्टिंग लाइनअप में कैसे आ गया। उनमें से सबसे बढ़िया प्लेयर जीनो है। विपक्षी की वाइड डिफेंसिव स्पेसिंग के कारण सेकंड फॉरवर्ड्स का एरिया बिल्कुल खाली था और जीनो ने उस स्पेस का भरपूर यूज किया। जीनो ने शॉट मारा, लेकिन गोल नहीं हुआ। वो बहुत थोड़े अंतर से चूक गया। उसके टीममेट्स ने उसे शॉट मारते रहने का मोटिवेशन दिलाया। शॉट देखकर जियान कांप गया। उसने सोचा, अब तक हमारी टीम ने 4 शॉट ऑलरेडी मार दिए हैं। अगर इसी रफ्तार से गेम चलता रहा तो मुझे खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौका कभी भी अचानक आ सकता है। खेल जारी ही था कि जीनो को विपक्षी के एल्बो से चोट लग गई। कोच लुका ने रेफरी से शिकायत की, क्योंकि उसने विपक्षी को येलो कार्ड नहीं दिया। फिर रेफरी ने विपक्षी टीम को फाउल के लिए येलो कार्ड दे दिया। ये देखकर जियान की उम्मीद फिर से जग गई। शायद उसे सच में आज खेलने का मौका मिल जाए। उधर जीवू मैच का मजा नहीं ले पा रही थी। स्कोर 0-0 था, लेकिन दर्शक पागलों की तरह चीयर कर रहे थे। जीवू सोच रही थी कि फुटबॉल इतना मजेदार क्यों है। उसे याद आया कि जियान ने कहा था, क्योंकि विपक्षी टीम कमजोर है, शायद वह गेम न खेल पाए, क्योंकि वह टीम का इक्का है। अब वह नाराज थी कि टीम ने जियान को बेंच पर बैठा रखा है। तभी जीनो ने टीम का पहला गोल कर दिया। जीवू सोच रही थी कि क्या ये गोल जियान की टीम ने किया है। उसे लगा कि विपक्षी पहले ही कमजोर है और अब गोल भी खा रहे हैं। अब जियान के खेलने की संभावना और कम हो गई। जियान ने टीम का गोल देखकर जश्न मनाया। यह तेज ओपनिंग गोल था। यह सबसे अच्छा सिनेरियो है जिसकी मैंने कल्पना की थी। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि मुझे खेलने का मौका उसी सिनेरियो में मिल सकता है जब हमारी टीम शुरुआत से ही बढ़त बना ले। उसने इसके लिए जीनो को धन्यवाद दिया और अपने साथियों से कहा कि एक और गोल करो। कोच टोरी ने बेंच पर जियान का अजीब व्यवहार देखा और सोचा कि शायद आज उसे प्ले करवाएं। पहला हाफ खत्म हुआ। स्कोर 0-3 था और फ्लोरेंटिना के पक्ष में था। लॉकर रूम में टीम जश्न मना रही थी। अचानक कोच टोरी ने सबका ध्यान खींचा और कहा कि दूसरे हाफ में भी इसी तरह खेलते रहना है। जियान उम्मीदों के साथ कोच से डरते हुए बोला, प्लीज अब मुझे भी खेलने का मौका दो। अब हमें मैच हारने का डर नहीं है और जीनो टीम का इक्का है, उसे भी आराम मिल जाएगा। लेकिन यह बस उसके दिमाग में चल रहा था। कोच टोरी ने पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने कहा हाँ, और फिर बहाना बनाया कि क्या वो बाथरूम जा रहा है। वह नल खोलकर शीशे में खुद को देखकर बोला, तू तो अजीब हरकतें कर रहा है। अब दूसरे हाफ का समय आ गया। सच तो यह था कि वह किसी भी हाल में फुटबॉल खेलना चाहता है। जीवू भी पीछे से उसे चीयर कर रही है। दूसरा हाफ शुरू होने वाला है। कोच टोनी ने अपनी घड़ी देखी और अचानक एंड्रिया और फैबियन को बुलाया और आखिरकार उन्होंने जियान को भी बुलाया। उन्होंने उन्हें वार्म अप शुरू करने को कहा। जियान ने उत्साह से सोचा, यही मेरे खेलने का मौका है। उसने अपना वार्म अप किया। कोच के पास उसने बेहतरीन तरीके से अपनी शूलेस बांधी ताकि वो कोच को दिखा सके कि वो रेडी है। कोच टोनी ने उसे बाकी खिलाड़ियों के साथ किनारे पर वार्म अप करने को कहा। जियान ने सोचा एंड्रिया जीनो का सक्सेसर है और वो जल्द ही शुरुआती लाइनअप में जाएगा। उसने सुना था कि एंड्रिया बॉल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। वह सोच रहा था कि टीम का मेरे बारे में नजरिया बहुत खराब होगा, लेकिन फिर सोचा यह सही भी है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं बस एक डेड वेट की तरह सैलरी ले रहा हूं। 15 मिनट बीत चुके थे कि कोच लुका ने खिलाड़ी के सब्स्टिट्यूशन की घोषणा की। जियान अनुमान लगाने लगा कि कौन अंदर जाएगा। शायद एंड्रिया, फैबियन या फिर डिफेंडर जो मैच को सुरक्षित बनाए। दर्शकों ने भी सब्स्टिट्यूशन नोटिस कर लिया। एक दर्शक ने कहा कि शायद जीनो को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि टीम 3 गोल से आगे है, इसलिए हो सकता है एंड्रिया अंदर जाए। फिर उन्होंने देखा कि जो खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट हुआ है उसने नंबर 20 की जर्सी पहनी है। जीवू मुस्कुराई, क्योंकि वह आखिरकार जियान को खेलते देख सकती है। उसका बचपन का दोस्त, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सॉकर जीनियस, आखिरकार अपना पहला मैच खेलने जा रहा है। जियान अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सच में हो रहा है। जियान 2 साल में पहली बार ऑफिशियल मैच खेल रहा था। इसकी वजह से वो ब्लैकआउट हो गया। उसे सब कुछ काला दिखने लगा। तभी कोच लुका ने उसे चिल्लाकर कहा, क्या तुमने सुना तुम सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हो?
उसने हाँ में तो जवाब दिया, पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि अभी उसे सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। कोच लूका ने सलाह दी कि वह बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से खेले। आखिरकार प्लेयर सब्स्टिट्यूशन हुआ, उसे लूका की जगह में भेजा गया। अब उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। वो सच में जीवू से किया हुआ प्रॉमिस निभाना चाहता था, जो था एक गोल करना। मैच फिर से शुरू हुआ। जीवू चाहती थी कि उसके साथी खिलाड़ी बॉल जियान को पास करें। उसने जोर से कहा कि उन्हें जियान को पास करना चाहिए, क्योंकि सबको पहले ही मौका मिल चुका है। उसने अपना हाथ छाती पर रखा, जैसे उसका दिल फटने वाला हो। पहले वह थोड़ी बोर हो रही थी, लेकिन जैसे ही जियान फील्ड में आया, सब कुछ बदल गया। वह खुद तो नहीं खेल रही थी, लेकिन बहुत नर्वस फील कर रही थी। आखिरकार बॉल जियान को पास हुई। उसने सोचा, बाहर से ऐसा लगता नहीं, पर फील्ड के अंदर अलग ही दुनिया है। उसने कहा कि सरल पासिंग भी बम जैसी लग रही है और विपक्षी शिकारियों की तरह लग रहे हैं। अगर तुम सच्चे जीनियस नहीं हो तो एक पल की चूक में ही खा लिए जाओगे। इसलिए उसे सावधान रहना है और अपना फोकस मेंटेन रखना है। मैदान भले ही भयंकर हो, लेकिन वह भी भूखा है। वो एक बैक पास करता है और हाफ स्पेस की ओर दौड़ता है। जीवू उसकी मूवमेंट देखकर मैच में इंटरेस्टेड हो जाती है। एक डिफेंडर जियान का पीछा करता है। वह उलझन में है क्योंकि डोमिनिको, जो जियान का टीममेट है, वो भी उसी जगह जा रहा है। डिफेंडर सोचता है कि दो प्लेयर्स जिनको हमारे दो प्लेयर्स मार्क कर रहे हैं, इतनी छोटी स्पेस में जा रहे हैं। क्या ये हमें इतना कमजोर समझ रहे हैं या ये लोग लेजी हो गए हैं, क्योंकि 3 गोल से आगे हैं। तभी जियान का टीममेट उस छोटी स्पेस में बॉल पास करता है। विपक्षी डिफेंडर चकित हो जाता है कि इस सिचुएशन और स्पॉट में पास आया है। अब उसको पता नहीं है कि बॉल नंबर 5 को जाएगी या नंबर 20 को। जियान अपने साथी को देखता है और पता चलता है कि नंबर 5 तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। विपक्षी डिफेंडर जल्दी से जीनो का पीछा करने लगता है, लेकिन उनकी डिफेंसिव फॉर्मेशन ओवरलैप हो जाती है। डिफेंडर्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अभी उनके साथ क्या हुआ। ये स्ट्रेटेजी जियान की टीम की पहले से प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजी थी, जिससे मार्कर्स को चकमा दिया जाता है। जियान अब अपना अंदरूनी ब्लू लॉक चालू कर देता है। वो दुश्मन के गोल पोस्ट की तरफ दौड़ता है। जीवू हैरान हो जाती है कि जियान कितनी तेजी से दौड़ सकता है। कोच लूका सोचते हैं विपक्षी टीम, जो आमतौर पर अपनी डिफेंस और मिडफील्ड के बीच गैप छोड़ती थी, ये स्ट्रेटेजी का शिकार बन जाती है। वह चाहते हैं कि जियान उन्हें दिखाए कि वह क्या कर सकता है। अब उसका समय था। जियान ने देखा कि अभी भी उसको काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है। इस वक्त अगर वह धीरे धीरे टेम्पो कम करे और अपनी आंखें इधर उधर घुमाए जैसे कोई पासिंग ऑप्शन तलाश कर रहा हो, तो विपक्षी सोचेंगे कि वह बस पासिंग लेन खोज रहा है। शायद वे एक कदम पीछे हटकर पासिंग रूट को पहले से ब्लॉक करने लगेंगे, और वो ही करते हैं। लेकिन तभी गोलकीपर ये देखता है और तुरंत अपने टीममेट को चिल्लाता है कि पीछे मत आओ, क्योंकि जियान पेनल्टी आर्क के सामने था। लेकिन डिफेंडर को पता भी नहीं चला कि समय बहुत पहले निकल चुका था। कोच लूका मुस्कुराए, क्योंकि जियान उनको अपना बेहतरीन खेल दिखा रहा था। और जियान ने अपना पहला शॉट लिया। डिफेंडर ने उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जियान ने पहले ही गेंद को किक कर दिया था। हर कोई उस चीज को देख रहा था जो सिर्फ एक जीनियस ही कर सकता है। जीवू की आंखें भी फटी के फटी रह गई। गोलकीपर ने पूरी कोशिश की शॉट को रोकने की, लेकिन जैसा कहा जाता है, अच्छी डिफेंस से बेहतर होती है अच्छी ऑफेंस। वो गोल स्कोरिंग सिमुलेशन जो जियान पिछले 80 मिनट से अपने दिमाग में चला रहा था, आखिरकार हकीकत बन गया। उसने जीवू से किया हुआ अपना वादा पूरा कर लिया। उसके टीममेट्स ने गोल का सेलिब्रेशन किया और उसकी काफी तारीफ करी। उसको तारीफ हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको तारीफ की आदत नहीं थी। कोच लूका बहुत खुश और उत्साहित थे। उन्होंने कोच टोनी से कहा कि वो शुरुआत से ही जियान की प्रतिभा के बारे में सही थे। कोच टोनी ने उनसे कहा कि वे शांत हो जाएं और सही तरीके से काम करें, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं। कोच टोनी ने सोचा कि लूका का उत्साहित होना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कोच लूका ही थे जिन्होंने जोर दिया कि जियान को मौका मिले। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी प्लेयर को इतनी जोरदार सपोर्ट किया हो। कोच टोनी जानते थे कि लूका शायद वह इंसान है जो जियान की स्थिति को सबसे बेहतर समझते हैं। उन्होंने लूका की टीम के लिए की गई मेहनत की प्रशंसा की। जियान एक बात लगभग भूल ही गया था। गोल के बाद उसे याद आया कि जीवू ने कहा था कि अगर वह गोल करता है तो पहले उसे ढूंढना। अब वह भीड़ में उसकी तलाश करने लगा। उसने एक लड़की को अपनी तरफ उसका नाम पुकारते सुना। ऐसे में उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसने जीवू के लिए कुछ करने का फैसला किया। उसने अपनी 2 उंगलियां सिर पर सलामी या कोई इशारा करते हुए दिखाई। जीवू उसका विनिंग सेलिब्रेशन देखकर क्रिंज से कांप गई। लगता है जियान ने जीवू के साथ एक और क्रिंज वाला यादगार पल बना लिया। मैच के बाद जियान और जीवू फिर से इटली के शहर में घूमने निकले। जीवू बोली, मैं सोचती थी तुम बस मेरे सामने अच्छा दिखने के लिए खुद को सॉकर जीनियस बुला रहे थे। जियान ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अच्छा दिखने के लिए झूठ नहीं बोलता। जीवू ये सुनकर हंसने लगी।
अब जियान परेशान था कि उसे ये बात मजेदार क्यों लग रही है। फिर जीवू ने पूछा कि क्या वह अगले मैच में शुरू से खेलेगा, जिससे वह हैरान रह गया क्योंकि वह जानती थी कि उनका अगला मुकाबला एक मजबूत टीम से है। वो उसको याद दिलाती है कि तुमने कहा था कि आज का विरोधी एक वीक टीम है, तो तुम आज शुरू से नहीं खेल रहे थे, तो क्या अगले मैच में तुम शुरू से खेलोगे। जियान सोचता है जैसे ही वह एक संकट से बचा, अब वह दूसरे में फंस गया। उनका अगला विरोधी नेपोली है, जो वाकई में बहुत मजबूत टीम है। वे अपनी डिफेंस लाइन को आगे बढ़ाकर पूरे मैदान में दबाव बनाते हैं। ग्रुप में तीसरे नंबर की टीम होने के नाते यह मैच उनके लिए जीतना बहुत जरूरी है, ताकि टूर्नामेंट में टॉप 2 में जगह बना सके। यह एक महत्वपूर्ण मैच जिसे उनको हर हालत में जीतना ही होगा, ताकि ग्रुप में पहले नंबर की टीम जियोवेंटू से मुकाबला कर सकें। हाँ, ये वही जियोवेंटू है जिससे उसे निकाल दिया था। उसने सोचा कि अगर वीक टीम के खिलाफ ही उसे 10 मिनट खेलने को मिला, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण मैच में उसे खेलने को भी मिलेगा। फिर जीवू ने पूछा कि अगले मैच में वो कितने गोल करेगा। वो सोचता है कि अगले मैच में शायद वह बेंच पर भी नहीं हो। जीवू पूछती है, तुम गोल क्यों नहीं कर सकते, क्या तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है। जियान उसे गुस्से से देखता है और फिर कहता है कि वो गेम डे पे दिखा देगा। जीवू मजाक में कहती है कि शायद यही होता है जीनियस लेवल का आत्मविश्वास। जियान अपने अंदर ही चिल्लाता है कि ये खाली हवाबाजी है। जियान ने सोचा था कि अगर वह आज का दिन पार कर गया तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। जीवू ने 2 उंगलियां अपने सिर पर रखकर कहा कि वह इसका इंतजार करेगी। फिर उसने जियान के पहले गोल के सेलिब्रेशन की नकल की, उसकी हंसी उड़ाई और उसे लात मारी। जियान गुस्सा हो गया और कहा कि वह जा रहा है, और वो दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहे। जियान को पता था कि यह हफ्ता बहुत मुश्किल होने वाला है और चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, इसलिए अभी उसे ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। वह सकारात्मक था कि वह जरूर इस हफ्ते की स्टार्टिंग लाइनअप में होगा। सोमवार को टीम रिकवरी ट्रेनिंग कर रही थी। उसे सिर्फ 15 मिनट के बाद हेयर रिकवरी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ गई, जो उसके लिए काफी शर्मनाक बात थी। तभी जीनो सबका ध्यान खींचता है। वह कहता कि वो बस जाने से पहले सबको हाय कहना चाहता है। तभी हमें पता चलता है कि जीनो अंडर 19 में प्रमोट हो चुका है। जियान देखता है कि सारे टीममेट्स जीनो से बहुत क्लोज है। वो सोचता है कि क्या मुझे भी उसे गुड बाय कहना चाहिए, पर वो सोचता है कि मैंने उससे कभी ढंग से बात भी नहीं करी। तभी जीनो उसे बुलाता है, जिससे वह चौंक जाता है। जीनो कहता है कि अफसोस है कि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान नहीं पाए, लेकिन वो जियान को धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी वजह से जीनो को जल्दी प्रमोट किया जा रहा है। यह सुनकर जियान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। जीनो अचानक उसका कंधा पकड़ लेता है और कहता है कि वो फिर से एक साथ खेलेंगे। जियान अपने आप से पूछता है कि फिर से खेलने का क्या मतलब है और वह प्रमोशन के लिए उसे धन्यवाद क्यों दे रहा है। वह अब भी इन बातों को लेकर क्यूरियस है, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीनो का प्रमोशन सभी के लिए अच्छी खबर है। अगर वह एंड्रिया को पीछे छोड़ सके तो उसे अगले मैच की स्टार्टिंग लाइनअप में आने का मौका मिलेगा। लगता है भाग्य भी उसका साथ दे रहा है। तो अगर ऐसा है तो उसे पूरी मेहनत करनी होगी और पूरी ताकत से इस हफ्ते की ट्रेनिंग देनी होगी। वो सोचता है कि अब वो और एंड्रिया आमने सामने मुकाबला करेंगे। एंड्रिया बहुत जोर से बॉल गोल पोस्ट की ओर मारता है, जिससे गोलकीपर चौंक जाता है। एक टीममेट कहता है कि ये शॉट अंदर से मारा गया था, फिर भी बहुत जोरदार था। जियान का कॉन्फिडेंस एंड्रिया की कैपेबिलिटी देखकर फिर से कम होने लगता है। इस बीच कोच टोनी और कोच लुका ऑफिस में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे होते हैं। कोच लुका बोलते हैं कि जीनो एक टैलेंटेड और अच्छी तरह से व्यवहार करने वाला बच्चा है, इसलिए ये थोड़ा बिटर स्वीट लग रहा है। कोच टोनी बोलते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीनो अपने एज ग्रुप के बच्चों से 2-3 साल ज्यादा टैलेंटेड है और केवल स्किल की बात करें तो उसे काफी पहले प्रमोट कर देना चाहिए था। कोच लुका ने भी इस बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर वह थोड़ा और टीम में रहता, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। कोच टोनी कहते हैं अब हमें जियान पर अपना फोकस डायरेक्ट करना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि जीनो एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अगर उनकी पोटेंशियल की तुलना करें तो जियान का पड़रा भारी है। जीनो एक टॉप क्लास में जाएगा और वहीं सीखता रहेगा, जबकि जियान प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इकट्ठा करना शुरू करेगा। कोच टोनी जानते हैं कि यह फैसला इन दोनों प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा फैसला है। कोच लुका ने कहा, हाँ, पिछला मैच भी ये साबित करता है कि जियान की पोटेंशियल जीनो से ज्यादा है, लेकिन वह थोड़ा चिंतित भी है। कोच टोनी ने पूछा कि वह किस बात से चिंतित है। कोच लुका ने कहा कि अगला ओपोनेंट नेपोली है, जो एक मजबूत टीम है, इसलिए वह डरता है कि जियान का कॉन्फिडेंस टूट सकता है। कोच टोनी ने कहा कि फिर भी जियान को स्टार्टिंग लाइनअप में रखना जरूरी है। इसमें रिस्क जरूर है, लेकिन ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कोच लुका ने पूछा कि वो मौका क्या है।
कोच टोनी ने जवाब दिया कि चाहे ओपोनेंट कितना भी टफ हो, वे अभी अंडर 17 स्तर के हैं और वह मानते हैं कि जियान की प्रतिभा टॉप लेवल से ऊपर है। अगर वह अपनी पूरी क्षमता दिखा सके और नेपोरी जैसी मजबूत टीम को हरा सके तो इससे जियान को वह कॉन्फिडेंस मिलेगा जिसकी उसे बहुत जरूरत है। ये सुन कोच लुका चौंक जाते हैं। इसलिए कोच टोनी ने कहा था उन्हें जियान के परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा, क्योंकि जियान को अभी तक मैच में खेलने का मौका नहीं मिला है और क्लब के पास ठोस एविडेंस की कमी है। कोच लुका ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। कोच टोनी ने याद दिलाया कि जियान का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही रिन्यू होने वाला है। एक आदमी कंप्यूटर के सामने बैठा था और टीम के पिछले मैच की रिप्ले देख रहा था। उसने जियान के दूसरे हाफ में किए गए गोल के हाइलाइट्स देखे। उसने सोचा कि उसे जियान पर नजर रखनी चाहिए। वह आदमी फ्लोरेंस यूथ टीम का डायरेक्टर पाओलो रूसिनी था। अगले दिन जियान के घर पर जश्न जैसा माहौल था। पता चला कि जीवो उनके घर आई है और सबके लिए खाना बना रही है। अब वह जियान को बढ़िया पास्ता बनाना भी सिखा रही है, क्योंकि इसमें वह अच्छी है। जियान इंटरेस्टेड नहीं था और अपने रूम में वापस जाने ही वाला था, लेकिन जियो गुस्सा हो गई और उसे जाने से रोक दिया। यहां तक कि धमकी दी कि अगर वो उसे छोड़कर गया तो वो उसे जान से मार देगी। जियो ने अपनी एल्बो से उसे मारा और कहा कि वो उसे कुछ डिलीशियस खिलाने की कोशिश कर रही है, तो उसे बस वहीं रहना चाहिए और बच्चे जैसा बिहेव करना बंद करना चाहिए। जियान चिल्लाया, तुम तो बस अपनी स्किल की प्रैक्टिस करने आई हो। लेकिन जियो को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपना काम करती रही। उसी अफरा तफरी में जियान ने पीछे देखा और उसके डैड ने उसे थम्स अप दिखाया, मानो उसको गुड लक विश कर रहे हो। जियान अपने डैड का बदला रूप देखकर क्रिंज से मर जाता है। कुकिंग के बाद सबने खाना खाया। जियान के डैड ने जीवो की कुकिंग की तारीफ करी और कहा कि वो अक्सर आकर उनके लिए कुक करे। जियान के डैड को लगा कि वो जियो का खाना बहुत पसंद कर रहा है, क्योंकि वो बहुत खा रहा था। लेकिन फिर जियो ने अचानक कहा कि इस मैच में उसे एक गोल करना ही होगा, क्योंकि उसकी नूना ने उसके लिए पास्ता बनाया है। ये सुनकर जियान इतना चौंक गया कि उसका खाना लगभग मुंह से निकल गया। उसने पूछा कि क्या खाने के समय वर्क की बात करना ठीक है। उसके डैड ने भी कहा कि काश वो भी आ पाते, लेकिन वर्क में बहुत बिजी है और इसके लिए उन्होंने जियान से माफी मांगी। जियान ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अपने फादर के वर्क को समझता है। आज सुबह ही उसे टीम से मैसेज आया था कि वो अगले मैच में स्टार्टिंग लाइनअप में होगा और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने इंपॉर्टेंट गेम में स्टार्ट कर रहा है। वो अपने डैड की आदत को सोचने लगा, जो हमेशा इस बात के लिए माफी मांगते थे कि वो स्टेडियम में उसका गेम देखने ही आ पाते। लेकिन जियान उनके हालात समझता था। उसके फादर ने कोरिया में सब कुछ छोड़ दिया था और उसके लिए यहाँ आ गए। एक बार जब उसे जुवेंट्स में परेशानी हुई थी, तब उसने अपने डैड को पहली बार गुस्से में देखा था। उसके डैड हमेशा उसका अटूट सहारा रहे हैं। वो उस पर भरोसा करता है, चाहे कुछ भी हो। इसी वजह से वो कभी उनसे निराश नहीं हो सकता, भले ही वो उसके गेम्स में नहीं आए। बल्कि उसे अपने डैड के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि एक दिन वो फुटबॉल से बहुत पैसा कमाएगा और अपने फादर को खुश करेगा। बस थोड़ी और देर इंतजार करना होगा। जियो ने उसके डैड को बताया कि पिछले गेम में गोल करने के बाद जियान का सेलिब्रेशन कैसा था, जिससे जियान चिढ़ गया। आखिरकार मैच का दिन आ गया और इस बार वो तैयार है। लेकिन सच कहें तो उसे नहीं पता कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। उनके कैप्टन ने उन्हें मोटिवेट किया और चिल्लाया, मैच शुरू होने ही वाला है, और सभी ने बैटल क्राई दी। जियान ने अपना माइंड फोकस किया। उसे सच में लगा कि वो ये कर सकता है। मैच शुरू हो गया। उनके कैप्टन ने रिमाइंड किया कि ट्रेनिंग में उन्होंने जो सीखा था उसे याद रखें। उनके ओपोनेंट शुरुआत से ही प्रेस करेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी ने पहले ही दुश्मन का प्रेशर महसूस कर लिया है। उसने बॉल पीछे पास की और कहा कि लाइन ड्रॉप करो और आगे मत बढ़ो। उन्हें अपनी बॉल जल्दी मूव करनी होगी, क्योंकि दुश्मन पीछे से आ रहे हैं। कोच टोनी को लगा कि वो मुश्किल से होल्ड कर पा रहे हैं, जिससे कोच लुका हैरान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रेशर इतना स्ट्रांग होगा। बिल्डअप तो दूर की बात, अब तो वो बॉल खोने से बचने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये चलता रहा तो उनका एकमात्र सॉल्यूशन रिस्की लॉन्ग पासेस ही होंगे। लेकिन चूंकि उनके अटैकर्स हाइट में छोटे हैं, तो वो एरियल ड्यूल हार जाएंगे। कोच लुका ने पूछा कि अगर बिल्डअप वर्क नहीं कर रहा और लॉन्ग पासेस रिस्की हैं तो क्या करें। कोच टोनी ने पलटकर पूछा, तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। अचानक जियान ने अपने टीममेट को बुलाया जिसके पास बॉल थी। कोच टोनी ने कहा कि किसी को वापस आकर बॉल रिसीव करनी चाहिए। उसी समय जियान अलग डायरेक्शन में स्प्रिंट करने लगा, क्योंकि चाहे उनका प्रेशर परफेक्ट दिख रहा हो, जीरो गैप्स होना नामुमकिन है। आखिरकार डीप प्रेसिंग ओपोनेंट भी पीछे स्पेस छोड़ सकता है, और जियान ने इसे ध्यान से पढ़ लिया। भले ही टीममेट का पास मुश्किल से पहुंच सके, ये फिर भी एक नैरो गैप है। जियान को सब क्लियर दिख रहा है। उसका फोकस बाकी लोगों से अलग है। उसे पता है कि प्रेसिंग स्ट्रेटेजी का काउंटर क्विक ट्रांजिशन है
और अपनी हाफ में बॉल ज्यादा देर होल्ड करने का कोई फायदा नहीं। उसने ब्रूनो को पास दिया। उनके ओपोनेंट्स को जियान के इस मूव ने चौंका दिया। ब्रूनो एक लेफ्ट विंगर है और उसने बॉल स्मूथली पकड़ी और अब गोल अटैक करने ही वाला है।